जाहिर है कि अब लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि सनातन की रक्षा करने वाली इकलौती पार्टी आप ही की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर भी निशाना साधते एक बार फिर से सोमनाथ से उन्होंने वही किया। तो खुलकर क्या ये बीजेपी कहेगी, दोहराएगी और गुजरात में होने वाले चुनावों से फिर ये नैरेटिव सेट करेगी कि ये एक पार्टी है जो सनातन विरोधी है और सनातन के लिए इस पार्टी ने कुछ नहीं किया? आरपी सिंह साहब, देखिए, पहली बात तो सोमनाथ मंदिर के आज 75वें साल के पुनर्निर्माण के लिए सबको बहुत बधाई। जय महादेव की जय जयकार हो और भगवान शिव की जय जयकार हो और भगवान शिव सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। देश सेवा बरमोए हैं शुभ कर्मन के असुर न करूं, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं कि सब पर शिव भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखे। पर जो मूल बात करें, वह मूल बात यह है कि कांग्रेस की जो डीएनए है वो डीएनए में छाप है। वो अपने आप को इतना सर्कुलर करते हैं कि वह सनातन विरोधी अपनी जो डीएनए बार बार निकलता है उनका। अरे भाई साहब, गलत आरोप तो मत लगाइए। मैंने अभी तो बात शुरू करी, अभी तो आप काय को इतना शुरू की। अभी हाल में रेवंत रेड्डी साहब ने क्या कहा था वहां पर तेलंगाना के अंदर कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। मैंने तो नहीं कहा था, रेवंत रेड्डी साहब ने कहा था ना। कमलनाथ जी ने बंद कमरे में क्या कहा था, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। राहुल गांधी ने बंद कमरे में क्या कहा था, जिसको जो बाद में एक्सपोज हो गया था कि हम मुसलमानों की पार्टी। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मुसलमानों की पार्टी बनी रहे, परंतु देश का मुसलमान भी इस देश की मूल संस्कृति के पक्ष में है। परंतु आप तो किस हद तक जा सकते हैं कि उसका तो बयान में अभी दो तीन चीजें करके बताता हूँ। जब सोमनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन का मामला हुआ तो किस प्रकार से रोड़े अटकाए पंडित नेहरू जी ने, उसकी कवरेज तक ना हो दूरदर्शन पे, इस तक की चिंता कर, इस तक के लिए उन्होंने फोन किया कि नहीं इसकी प्रोग्राम की कवरेज तक ना हो। यहाँ तक कि इंडस से पानी जल आए, उसको पाकिस्तान को लिखा कि आप जल मत भेजिए, वहां से सिंधु नदी का जल मत भेजिए सोमनाथ के लिए। मतलब अति जिसे कहते हैं हर हदें पार कर दी उन्होंने। तो सोमनाथ के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने दूत जो बाहर के दूतावास से उनको कहा सोमनाथ ट्रस्ट में पैसे मत आए, इसकी चिंता करिए। मतलब सोमनाथ कोई मंदिर नहीं है, सोमनाथ देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, देश की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। उसका पुनर्निर्माण के लिए प्रयोग करें। पलक जी, मैं आपके पास आऊं। पलक जी, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बात करनी है, फिर बोलिएगा। आ रही हूँ, बोलिएगा सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे पता लगेगा कि इस देश की हम लोग सांस्कृतिक तौर पर एक हैं। वो महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान का जो जीता, वहां पर शाहजुजा नाम से व्यक्ति को उन्होंने वहां पर गद्दी सौंपी, तो उसने कहा कि मैं एवज में क्या दे सकता हूं आपको। लेने को तो बड़ा कुछ मांग सकते थे, नहीं बोले सोमनाथ के दरवाजे चाहिए, सोमनाथ के दरवाजे चाहिए, लेकर आए। ऐसे ही जब हरिमंदिर साहब पर सोना चढ़ाया तो बराबर काशी विश्वनाथ पर भी सोना चढ़ाया। अब ये इनकी सोच से परे है कि राजा रणजीत सिंह जो पंजाब का राजा था, जो कि जिसका कैपिटल लाहौर था, वो सोमनाथ के लिए दरवाजे मांग रहा है शाहजहां से। तो इनकी समझ से बाहर है ये, क्योंकि तो इनको लगता है नहीं ये सबका सब कॉमनल है। अरे वो देश की संस्कृति की चिंता कर रहे थे लोग। और जब हम लोग कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप सेकुलर मत हो। सेकुलर मतलब ये नहीं कि आप देश की संस्कृति पर कुठाराघात करें। जब ममता बनर्जी दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाती हैं और मुहर्रम की छूट देती हैं, तो वो कॉमनल वाला इशू नहीं, वो प्योरली 100%। ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं एक बार जल्दी से ओपनिंग स्टेटमेंट सबका मैं सिंह साहब ले लेती हूँ, क्योंकि फिर 6:30 बजे के बाद वडोदरा से प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें भी आने लगेंगी। लेकिन पलक शर्मा जी, मैं आपके पास आने से पहले एक बार मैं भट्ट साहब के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि इतिहासकार है और मैं उसमें इतिहास का आधार शामिल करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद पलक जी मैं आपका जवाब लूंगी। रवि भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि अगर उस समय जब पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था सोमनाथ का, और उस दौरान जो भी डिफरेंसेस थे, नेहरू जी के बीच में डिफरेंसेस और साथ ही राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, क्या हम उसे एक सेकुलर पॉलिटिक्स के हिस्से के तौर पर देखें, या हिंदू प्रतीकों को लेकर तब भी कांग्रेस एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हुआ करती थी, जिसका जिक्र या जिसकी मैसेजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ से ही 2 बार कर चुके हैं? रवि भट्ट साहब, देखिए, यहां पर मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं
कि जब आप कभी भी बात होती है सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर का आप इतिहास देख लीजिए वहां से, और जहां तक कि इसको रिकॉन्स्ट्रक्शन कराया गया दोबारा। पहली बात, यहाँ पर जो आपने नेहरू का नाम ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का भी थोड़ा सा आप नाम लीजिए, क्योंकि जिस समय इसको बनने की बात आई थी तो गांधी के पास ये प्रस्ताव ये गया था, नेहरू तो सब लोग जानते हैं, तो गांधी जी ने भी बात कही। तो मैं ये नहीं करूँ गांधी ने कुछ गलत कहा था, पर गांधी जी का स्टैंड मैं बता रहा हूँ, गलत सही बताने वाला एज ए स्टूडेंट मैं कुछ भी नहीं होता हूँ, ठीक है ना। तो जब गांधी की बात है, गांधी ने कहा अगर ये बनेगा तो ये पब्लिक फंड से बनेगा, ये सरकार के फंड से नहीं बनेगा। एंड दैट वाज द रीजन अ ट्रस्ट वाज क्रिएटेड, जिसके अंदर की ये उसके पैसे से बाद में ये बना। आते हैं नेहरू की बात पे, तो जहां तक नेहरू जी का सवाल है, तो चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे मोदी हो, या कोई भी हो, जो भी राजनेता होता है उसकी अपनी एक सोच होती है, और उस सोच के हिसाब से ही वो देश के लिए काम करने का प्रयास करता है, जो उसको लगता है सबसे अच्छा है। जैसे कि हर आदमी की शक्ल अलग है, इसी तरह से हर आदमी की आइडियोलॉजी भी अलग है, और उसको लगता है कि इस आइडियोलॉजी से कह देश का भला होगा। तो नेहरू जी की वो बात थी। नंबर तीसरी बात आती है कि आप जब इसकी बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, तो सोमनाथ मंदिर को एक तरफ अगर आप निगेटिव रंग से देखना चाहें तो आप कहेंगे कि भाई इसको लूट लिया गया, पर आप ये देखिए, गौर करिएगा कि आप ये मंदिर जितनी बार टूटा है और उतनी ही बार ये बना है, तो इसका पॉजिटिव साइड आप देखिए। 1645 जब मैत्री राजाओं ने इसको बनाया था, उसके बाद के अंदर जैसे ये बना तो 725 के अंदर उसके बाद में जो वो गुजरात का जो थे शासक, उसने इसको तोड़ दिया। उसका 1815 के अंदर परिहार राजा नागभट्ट था, उन्होंने इसको बनवाया। उसका 1990 के अंदर आप जो सोलंकीज थे, चालुक्य सोलंकीज, ये उन्होंने इसको और इम्प्रूव करा। उसके बाद में जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी आया, आपके शुरुआत 11वीं सदी के एकदम पहले आया, उसने उसके ऊपर अटैक करा। तो आप यहाँ पर एक मैं आपको कोट स्पेशली करना चाहूंगा, आप पर्शियन हिस्टोरियन को कोट करना चाहूंगा। उसने जब कोर्ट क्या, वो बेसिकली लूटने के लिए यहाँ पर आया था, वो रुका नहीं था। वो यहाँ से करीब 2 करोड़ दिनार लेके गया, यहाँ से गया है, और करीब ऐसा कहा जाता है 50,000 आदमी मारे गए थे। जो प्रॉब्लम थापर का एक अपना स्टेटमेंट है कि इससे कम है, कुछ लोग माना 50,000 आदमी मारे गए थे। सवाल इस बात का होता है कि जब वो यहाँ पर लूटने के लिए आया, लेकिन उसने करा क्या, आप ये देखिए, जो उसने मूर्तियां तोड़ी और मंदिर का सामान उठा के लेकर अफगानिस्तान चला गया, तो उसको क्या था कि वो धर्म का सहारा लेके इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो अपनी लूट को जस्टिफाई कर रहा था। अगर ये कहे कि मैं लूटने के लिए आ रहा हूं, लूटा और चले गए, तो उसकी इस्लामिक वर्ल्ड में बदनामी होती ना। पर वो उसको कवर ले रहा था रिलीजन का कि नहीं देखिए, मैं तो यहाँ पर अपने धर्म के प्रचार के लिए आया हूँ, इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूँ। तो ये कवर जो उसने लिया है, ये ज्यादातर जो आपके रूलर्स होते हैं वो रिलीजन को का सहारा लेके अपने एक्ट को जस्टिफाई करते हैं। कोई भी रूलर बहुत धार्मिक होता नहीं है, मिडवेल पीरियड में तो खास तौर से, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द इंडिया। ये हर आदमी पर धर्म का सहारा किसने नहीं लिया, आप हमको बता दिए कौन सा रूलर ऐसा था बाहर का और यहाँ का। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसके बाद में यही पर ये जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के आसपास यहाँ पर अपने आदमी भेज के यहाँ पर इसको खाली लूटा ही नहीं, इसकी जो मूर्ति थी उसको लेके दिल्ली आए, और दिल्ली में उसको ऐसी जगह पे लगाया जिसमें कि मुस्लिम उसके ऊपर चल सके। तो व्हाट वाज द आइडिया, उसको कुछ पैसे थोड़ी ना मिल रहे थे, लेकिन टू डिमोलाइज इंडियंस एंड टू मोबिलाइज द मुस्लिम पॉपुलेशन इन हिज फेवर, दैट वाज द रीजन। उसके करीब 100 साल के बाद में, रफली 1395 के आसपास की बात है। तो फिर जो आपके थे आपके जो गुजरात का था, पहले सिंध ने करा था, इसको 1725 के अंदर सिंध के शासक नहीं करा था। यहाँ पर भी गुजरात का जो शासक था जफर था, उसने इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद दोबारा आप आइए, जब औरंगजेब आया, औरंगजेब खुद नहीं गया था, पर औरंगजेब अपनी फौज पहले भेजी थी 1665 के अंदर, और उसके बाद अपनी मौत उसकी होती 1707, उसके एक साल पहले 1706 के अंदर भी उसने अपनी फौज भेजी थी वहां पर, विच वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ठीक है सर। सो हम द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि ये सोमनाथ का मंदिर हमें इस बात में दिलाता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर हम अपनी जगह पर जो है आत्मविश्वास के साथ खड़े रहेंगे, तो हमें झुकाव खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, लेकिन फिर इसके बाद जब इतनी बार लूटा गया, इतनी बार तोड़ा गया, फिर उसके बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या उस वक्त की सरकार की वो जिम्मेदारी नहीं थी क्या? और इसमें आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं पलक जी, इसी आइडियोलॉजी को लेकर फिर आपको बार बार घेरा जाता है
ये बार बार देखिए, ऐसा पूर्णिमा क्यों जी- लगता है कि कांग्रेस सनातन धर्म या फिर हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर एक डिफेंसिव मोड में खड़ी हुई नजर आती है, उसको लेकर एक क्लैरिटी नहीं पूर्णिमा मिल जी, पाती? पहली बात हाँ। दो तरह के हिंदू है इस देश में, ठीक है। एक तो है सनातनी हिंदू और एक सरकारी हिंदू। हम सनातनी हिंदू में आते हैं, सरकारी हिंदू में बीजेपी और उनके लोग आते हैं जो बार बार ये आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, ये 75 साल बाद ये पत्थरों को निकालने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये लोग ये महंगाई और जो बेरोजगारी आज का जो मुद्दा है उसको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू जी ने कहा था, उनका विजन ये था कि उनको मंदिर बनाम राष्ट्र नहीं बल्कि एक आधुनिक भारत चाहिए था, ठीक है, जहां आस्था व्यक्तिगत हो और व्यक्तिगत विषय हो और प्रगति सामूहिक विषय हो, ठीक है। और ये सोमनाथ जो अभी लेकर आ रहे हैं, उद्घाटन लेकर आ रहे हैं, ये 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इनके पुनर्निर्माण का ये प्रपोजल लेकर आए थे। अब ये जो मुद्दा लेकर आ रहे हैं पुनर्निर्माण का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, के मुंशी जी, ठीक है, ये लोग ही प्रपोजल लेकर आए थे। पर नेहरू जी का कहना था कि आगे जाकर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आगे जाकर दूसरे जो धर्म है उनमें मुद्दा ना आ जाए, हमारा एक सेक्युलर वर्जन है जो वो रहना चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसी फंडिंग हो तो वो पब्लिक फंडिंग से होनी चाहिए, ट्रस्ट में दान में आ रही हो उससे होनी चाहिए, स्टेट टैक्स से, जैसे भाखड़ा लांगल डैम है, आईआईटीज है, आईआईएमएस है, जिससे हमारा देश विकसित हो। ग्रीन रिवोल्यूशन एक उसका भाखड़ा लांगल डैम वगैरह है, ग्रीन रिवोल्यूशन उसकी वजह से आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, आजकल बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो उनकी एजुकेशन हो पा रही है। तो 1959 में पलक जी, हाजी एक्ट के तहत कांग्रेस के सरकारों ने उस दौरान हज यात्रा के दौरान सब्सिडी क्यों दी थी? देखिए, एक जो लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, सपोर्ट नहीं, अलग नहीं, चीज नहीं, है। आप नहीं, कुंभ मेले की बात नहीं, कर नहीं, लो, नहीं। नहीं, आप कुंभ मेले की बात मैं कर लो, आपसे ये कहना कैलाश चाह रही हूँ कि मानसरोवर अगर इतनी ही यात्रा की क्लैरिटी बात कर लो, थी, पूर्णिमा जी, अगर इतनी ही क्लैरिटी थी तो फिर उसी क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहिए था। मैं समझती हूँ आप एक न्यूट्रल एंकर है, मुझे बात मैं पूरा करने दीजिए। इसीलिए मैंने प्रश्न तथ्य पूछा रखा है, बात पलक पूरा करने जी, दीजिए, और पूर्णिमा इस जी। तथ्य के रखने के बाद तो आप मेरी न्यूट्रलिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं खड़े कर सकती। 1932 इस से तथ्य के रखने के बाद तो आप मेरी न्यूट्रलिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं खड़ी कर सकती। यहाँ तक तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त की सरकार ने या गांधी जी ने कहा कि नहीं, चंदे के पैसे से पुनर्निर्माण होना चाहिए, सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए। फिर एक्ट के तहत आप लोगों ने सब्सिडी क्यों दी हज यात्रा के लिए? चलाई जाती है, तब उसमें आपके सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ रहा था। वो इंटर बॉर्डर का सिस्टम है, उसको और इसको आप साथ में क्लब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड को ग्रांट्स क्यों दी गई? सॉरी, अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ बोर्ड को क्यों ग्रांट क्यों दी गई, ये बताइए। फंड, तीर्थ यात्रा फंड अभी अब मैं आ गई वक्फ बोर्ड पर और उनको दी जाने वाली ग्रांट पर पलक जी, आ गई मैं छोड़ के उसे हज यात्रा को, हज यात्रा को छोड़कर अब मैं आगे बढ़ गई। अब मैं ग्रांट की बात कर रही हूँ, वक्फ बोर्ड को कर रही हूँ। तीर्थ यात्रा फंड जो है पूर्णिमा जी, वो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी। विभिन्न तीर्थों पे जहां पर भी हमारे पिलग्रिम्स जाते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, और इमामों को ऑनरेरियम देना भी जो है वो हमारे उसी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा था। इसीलिए हम कहते थे इमामों को हम ऑनरेरियम देते थे, क्योंकि वो उसी का हिस्सा हुआ करता था। प्रचार करना एक सरकार की जो बेसिक, सरकार को जो बेसिक करना होता है, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी ग्रोथ, सिक्योरिटी टू द पब्लिक, एजुकेशन टू द पीपल, ये सब बेसिक्स प्रोवाइड करना होता है। सरकार धर्म का रूप लेने का प्रयास क्यों कर रही है? धर्म का ठेका धार्मिक लोगों को लेने दीजिए, वो सरकार का ठेका नहीं है। ठीक है, धर्म एक निजी व्यक्ति की आस्था है। जल्दी से इसका जवाब देंगे। इसी लाइन पर मुझे जवाब चाहिए कि धर्म जो है, आस्था जो है, वो बहुत ही निजी विषय है और उसका इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। यही आरोप कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा लगाती रही है कि आपने धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करके न्यू नॉर्मल बना दिया है। और अभी गुजरात क्यों, अभी सोमनाथ क्यों? जब राम मंदिर, पहले राम मंदिर की बात मौका था मैम, आज मौका था। अब वो मौका क्या था ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, सिंह साहब जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। रुद्र जी आपके पास भी आती हूँ, संजीव कौशिक जी आपके पास भी और वेदमूर्ति जी आपके पास भी। ठीक है मैम, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए पलक जी, जल्दी जवाब ले लीजिए। सिंह साहब बोलिएगा प्लीज। उन्होंने 2 करोड़ की जमीन, सिंह साहब प्लीज बोलिएगा।
0.5 करोड़ मेरे बीच में मेरी आदत नहीं है। नहीं बोलिए ना सर, मजबूर बोलिए ना सर। अब मैं उनको 5 बार बोल चुकी हूँ, देखिए, लेकिन ठीक है एक बोलिए। मूल बात समझे, इनको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता जिनको ये अरे आस्था भाई और साहब, धर्म आप को हमें जोड़ते धर्म हैं। मत सिखाइए। मैंने आपको टोका नहीं हम बहन। बचपन से पलक बहन, ये राहुल बचपन गांधी से की गलती अलग सनातनी छोड़ हिंदू दो। पलक जी, है, जवाब हमें ले आपका लीजिए अब। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पलक जी, जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी का पार्लियामेंट की डिबेट सरकारी नहीं है, हिंदू का पहली बात। सर्टिफिकेट नहीं दूसरी चाहिए बात, भाई आपको साहब। हिंदू की परिभाषा नहीं पता बहन। आपको ये नहीं पता कि हिंदू की परिभाषा क्या है। या कोर्ट ऑर्डर, अच्छा, जो कोर्ट ऑर्डर है हिंदू सुप्रीम की कोर्ट के परिभाषा पॉइंट क्या है है, भाई तब आपको साहब? समझ लगेगा हिंदू हाँ? क्या है। राम आप राज्य, हिंदू को गाली राम निकालते हैं, आप राज्य, हिंदू की हिंदुत्व पर गाली परिभाषा निकालते राम हैं। राज्य, आप राम हिंदू राज्य को मतलब सबको, प्लेग कहते हैं, हिंदू सबको को आप समानता का HIV अधिकार। एड्स के साथ कंपेयर राम करते जी हैं। राम तो राज्य इसको क्यों छोड़ कहते थे? दीजिए आप। समानता का आपके लिए अधिकार राम सेतु था। आज अभी काल्पनिक वेस्ट थे। बंगाल में चुनाव आपके के लिए बाद राम से आप मंदिर लोगों ने को, क्या राम किया? मंदिर में जाना वहाँ पर जो पाप है, लड़ाई झगड़ा इसलिए अब नफरत तक से राम लड़ी, मंदिर ये गए राम नहीं राज्य आप। है। तो दिखता है आने कि वाली आपके पीढ़ी लिए क्या कितना देखेगी? है राम आस्था राज्य का क्या है? मामला। हमने पर जो राम राज्य इसलिए देखा आप था बार हमें बार पता है। आस्था राम पर राज्य को मतलब कचोट में समानता लगाते का हैं। अधिकार। हर नागरिक आपका खुश है, आपका नागरिक दुखी नहीं हो रहा है, आप उनको दुखी आपने नहीं जवाब करना दिया चाहते। कि हज की पर यहाँ सब्सिडी पे तो क्यों देते नफरत थे और आप। धर्म आपने के नाम जवाब पे दिया बस कि राजनीति वक्फ फैलाए जा रहे हो बोर्ड आप को लोग। क्यों पैसे देते थे नफरत आपको। की राजनीति कर जवाब रहे दिया हैं आपने। आप। हिंदू मुस्लिम में जाना बंद कीजिए। मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई आपके साहब। सर्टिफिकेट की इसलिए ठीक है, जरूरत है कि हिंदू क्या आप है मुझे सनातनी पता है, हिंदू होने के बचपन नाते से उन्हीं में सनातन को पली गालियां बड़ी हूँ। निकालते हैं। हमारे बोलिए ना, घर जो में खड़गे ना प्रेम राम खड़गे ने दरबार कहा की था स्थापना है, वो गलत था। वो मुझे कहिए आपको जो दिखाने खड़गे की साहब ने जरूरत नहीं बोला है। था पर हिंदू को लेकर वो गलत था। बोलिए जो राहुल गांधी हिंदू को लेकर कहते हैं वो गलत है। बोलिए ना एक बार, अगर आप प्राउड हिंदू है क्या? तो, अगर आप सनातनी हिंदू है आप तो। मुद्दा भटकाने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो अभी मुद्दे की गुजरात बात का कर रहा चुनाव हूँ। आ रहा है, इसलिए सोमनाथ अरे मंदिर को पलक लेकर आ बहन, मैं गए। तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बिहार का चुनाव था तो मुद्दे की सीता बात कर रहा मंदिर लेकर हूँ। आ राम गए आप। सेतु था या नहीं था। मुद्दे की राम बात सेतु कीजिए ना हमारे कि यहाँ देश है को या अगले नहीं है, पड़ाव बता में दीजिए। तरक्की के आपने ओर उसको पर चैलेंज कैसे किया लेके नहीं किया। जाओगे आप? चैलेंज देश किया की नहीं किया राम तरक्की के सेतु लिए को क्या आपने। कर रहे हो? कितने नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए, कितने IITs राम मंदिर के विरोध करते नहीं करते रहे आप। ठीक है। आपने राम मंदिर का, आपने कोर्ट के अंदर राम मंदिर बनने इसका विरोध किया नहीं किया आपकी पार्टी ने। दिया गया था। मैंने ऑलरेडी पलक जी एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात की, उसको पढ़े हो ना, वो कोई उस कांग्रेस के स्कूल में कॉन्ट्रडिक्शन पढ़े पर होंगे आप आपने भी। मुझे कोई सीधा सपाट जवाब नहीं दिया जब मैंने वो कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने रखा। और अगर आप कहती हैं कि आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी और को भी फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब आपके साथी सनातन को कुछ रोग बताते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, जो अब आपको धोखेबाज बता रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले बता रहे हैं, है ना। वही साथी आपको अब पीठ में छुरा घोंपने वाले बता रहे हैं। जिस वक्त आप उनके साथ साथ घूमते थे और एक शब्द आपने निंदा का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए, जब उन्होंने सनातन को कुष्ठ रोग बताया था, तब आप लोगों ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा था। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति गिरी जी, आपके पास आती हूँ, फिर विक्रम जी और कौशिक साहब मैं आपके पास आऊंगी। वेदमूर्ति साहब, ये इस तरीके की बहस अब बहुत आम हो चली है। एक पर आरोप लगाता है, दूसरा दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये धर्म और राजनीति का मिश्रण तो सनातन के ही खिलाफ है कि नहीं है? फिर इसका इस्तेमाल क्यों? चाहे किसी को फायदा किसी को नुकसान, या फिर सूटेबिलिटी और सेलेक्टिविटी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करते रहिए किसी एक धर्म विशेष के लिए। देखिए पूर्णिमा जी, धारयति धर्मः, धर्म को गाने से ज्यादा धर्म को धारण करना चाहिए। आज बहुत ही पावन दिन है और हम सभी सनातनियों के लिए आनंद का क्षण है आज। तो सबसे पहले हम सभी लोग भगवान सोमनाथ को प्रणाम करें। सौराष्ट्र देशे विश्वेतिरं में ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदाना कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हम सभी सनातनियों का 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, और जहां साक्षात देवादिदेव महादेव विराजित हैं। बहन, माता अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने सोमनाथ की खोई हुई विरासत को आज जगाया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज पूरे विश्व में जहां भी सनातनी है, सभी लोग मंत्र मुग्ध हैं इस दृश्य को देख करके। सोमनाथ की जो आभा, आज जो गगनचुंबी सनातन की धर्म ध्वजा जो लहरा रही है, और देखे एक साथ 3 योग, आज 11 तीर्थों का जल और 11 तारीख
और 11 रुद्र। और देख लीजिए, हम सबके जीवन में आज पहली बार देखने को मिला है कि आज जो कुंभाभिषेक हुआ है वह अभिषेक बिल्कुल, वो शिखर अद्भुत का हुआ है। तस्वीरें वेदमूर्ति जी हमने ठीक है ना, दिन वो भर आज अद्भुत देखी क्षण है। और अपने आप में और- अद्भुत क्षण था, अद्भुत तस्वीरें भी थी। जल्दी से 30 सेकंड में वेदमूर्ति जी मुझे हेडलाइंस दिखानी है, जो सवाल मैंने और आपसे अभी- पूछा, जो सवाल मैंने जी, जी। आपसे पूछा। और देख लीजिए पूर्णिमा जी, ये कहते हैं कि सरकारी पैसा धर्म के प्रति खर्च नहीं होना चाहिए। तो हमारे जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्ति पीठ है, उस पे अधिग्रहण किसका है? सरकार का है। 1 रुपया चर्च से, 1 रुपया मदरसे से, 1 रुपया दरगाह से सरकार नहीं लेती है। लेकिन हमारा सारा मठ मंदिरों का पैसा से हज यात्रा कराया जा रहा है, हमारे मठ मंदिरों के पैसे से जो है मदरसे चल रहे हैं। तो क्या जो मठ मंदिरों का पैसा है वो मठ मंदिरों में लग जाए तो किसी को आपत्ति हो रही है? यानी सबसे बड़ा अगर सरकार का अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो वो हमारे मठ मंदिरों से आ रहा आप है। लोग इसलिए सपोर्ट जैसे कुंभ लगता है, मैं रिपीट भी करूंगी। ठीक है, मैं लॉजिस्टिकल पलक जी, सपोर्ट में रिपीट करूंगी पूर्णिमा जी। नहीं, पलक जी, इतिहास अगर गलत पलक बताया जी, जाएगा तो मैं बोलूंगी। क्योंकि जिस तरीके का एक कंटिन्यूएशन बीजेपी की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इसे भापने में अब बहुत देर कर चुका है? एक सिविलाइजेशन, कंटिन्यूटी, एक आइडियोलॉजिकल पहचान जिसे लेकर बीजेपी अपने साथ चल रही है, चाहे सोमनाथ हो, राम मंदिर हो या अलग अलग काशी कॉरिडोर से लेके, जो चुनावों में तो फायदा पहुंचा ही रहा है, लेकिन बीजेपी के ऑपोजिट में रहने वाला कांग्रेस इसे कैच नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमेशा एक डिफेंसिव जोन में नजर आता है, जिसे लेकर इन पर आरोप लगते हैं। देखिए, राजनीति में सबसे अहम होता है कि मुद्दे कौन तय करता है, किसके अखाड़े में आप जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीजेपी हमेशा इस बात में माहिर रहती है और बीजेपी ने आज एक मुद्दा गुजरात के लिए तय कर दिया और ये देखिएगा पूरे इनके प्रवक्ता उसी के इर्द गिर्द इनके नेता ऐसे घूमते रहेंगे। अरे ये भी कह सकते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमारे नेता थे, अगर मान लीजिए हमारे एक नेता ने विरोध किया, एक नेता ने बनवा दिया, ये भी तो कह सकते थे। इनके प्रवक्ता ये भी कह सकते थे कि भाई हमारे ही नेता ने बनवाया। एक नेता हो सकता है मान लीजिए वो हिंदू विरोधी रहा हो या फिर उसको रहा हो कि भाई धर्मनिरपेक्ष हम लेके चलें, लेकिन उनके ही एक नेता ने कहा कि नहीं इसको बनवाना है, और उसी नेता ने, ये तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी नींव रखी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही प्रयासों से ये सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाया। तो आज जैसा आप कह भी रहे थे कि आज आपके पास समय था, तो ये समय था इनके पास। आज आप कह सकते थे कि नहीं भाई हमारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ही एक सीनियर लीडर थे, हमारे ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, जिनके प्रयासों से सोमनाथ मंदिर बन के तैयार हुआ। अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर बातचीत हो, विकास के मुद्दों पर राजनीति की दशा और दिशा तय हो, तो आप इन सब मुद्दों को लेकर मत आइए। जो अगर भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की एक मंशा है कि हिंदुओं का जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण हो सके, जीर्णोद्धार हो सके, तो उनको करने दीजिए। आप क्यों उसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि विकास पे बात हो तो आप विकास पे बात करिए ना, आप क्यों उन पे बात करें? आप कह दीजिए कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम हो सकता है नेहरू जी ने ऐसा कहा हो, लेकिन हमारे दूसरे नेता ने हम ऐसा किया और हमें खुशी की बात है और ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। और ये देश, पूर्णिमा जी मैं आपको बताऊं, ये देश ऐसा है कि इस देश में हम मिसाइल भी बनाते हैं और इस देश में मंदिरों की भी उतनी ही प्राथमिकता है। मैं घर से सुबह निकलता हूं तो पूजा करके जाता हूं, पूरे दिन काम करता हूं। आप यहाँ स्टूडियो में आने से पहले निश्चित ही प्रणाम करती होंगी, तब जाके अपनी सीट पर बैठती होंगी। तो ये देश आस्था और श्रद्धा का विषय से चलता है। ये देश बिल्कुल जितने हमने आविष्कार किए, जितने हमने जो चीजें हमने इस देश ने पूरे विश्व को दिया, वो कभी कोई देश नहीं दे सकता। तो ये देश वो विषय है कि जहां हम मशीनरी पर भी विश्वास करते हैं, मशीनरी पर भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, लेकिन पहला हमारा जो श्रद्धा का विषय है, उस श्रद्धा के विषय से अगर हमको कोई छेड़छाड़ करता है तो ये हर्ष कांग्रेस जैसा हर्ष होता है। लेकिन संजीव कौशिक साहब, यही सेकुलरिज्म का शब्द संविधान में जोड़ने वाली संशोधन के साथ कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इनके लिए सेकुलरिज्म का सही मायना उस दौरान नजर नहीं आया? और यही वजह है कि बीजेपी के पास ऐसे कई मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर वो कांग्रेस को घेरती है। मतलब आप ही ने शब्द सेकुलरिज्म जुड़वाया, लेकिन उसी सेकुलरिज्म में आप सेलेक्टिव क्यों नजर आए? पूर्णिमा, इतिहास बड़ा निर्मम होता है और कुछ लोगों को इतिहास से बड़ी तकलीफ है। वो तोड़ जोड़ के एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं, एक नई विंग्स भी उन लोगों ने बैठा ली है इतिहास के पुनर्लेखन के लिए, लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है। कहाँ, कब और किस किताब में लिखा हुआ है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसके विरोध में थे? वो सिर्फ ये चाहते थे कि यह एक निजी और सामाजिक जीर्णोद्धार का कार्यक्रम रहे, न कि सरकारी कार्यक्रम बने। उनकी केवल इतनी शिक्षा थी और वही वो चाहते थे।
किस किताब में लिखा हुआ है कि नेहरू इसके विरोध में थे? दरअसल मूल मुद्दे से भटका के आपको कहीं और लेके जाना है और नया इतिहास लिखना है। आपको एक नई इबारत गढ़ने की बात हो तो नई इबारत गढ़िए आप, लेकिन नए जगह पे करिए। कम से कम इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत कीजिए आप। एक दिन पहले आप ऊपर हेडिंग चला रही हैं कि धर्म ध्वजा, कांग्रेस को घेर लिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री आज के वक्त में घिरे हुए हैं। जितनी लंबी लंबी फेंक रहे थे पिछले 5 राज्यों के चुनाव में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। धर्म का एक पासा फेंक दिया, अब धर्म की राजनीति चलती रहेगी। धर्म पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे कि तेल और पेट्रोल कम खर्च कीजिए। इस पे बात नहीं करेंगे कि आपको खाने का भी तेल कम कर देना होगा। अपने लोगों को व्याख्यान दे दिए कि आपको गाड़ी और पेट्रोल खर्च कम करना होगा, और 40 गाड़ियों का काफिला लेकर खुद निकल गए। विदेश जाने के लिए हमको मना करते हैं और खुद विदेश की 4 दिनों की यात्रा को तय करके निकल गए। आप सवाल यह है कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, पीछे बैक गियर में ले जाना चाहते हैं? चाहते क्या है हिंदुस्तान को, ये बताइए तो सही कम से कम। ठीक है, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर सवाल करें, बचे रहे। हम लोगों के खान पान के बारे में बात करें, लोगों के जीवन शैली को बेहतर बनाने के काम के लिए काम करें। और हम प्रधानमंत्री क्यों चुनते हैं? आप मुझे बताइए। यदि मंदिर में घंटा बजाने के लिए प्रधानमंत्री चुनना हो तो एक पुजारी रख लेंगे, है यहाँ पे महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, इनके चरण में लोटपोट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए चुनते हैं। प्रधानमंत्री का एक घंटा कीमती होता है, प्रधानमंत्री का एक सेकंड कीमती होता है। मंदिर में घंटा बजाना एक इतना ओछा काम हो गया है। प्रधानमंत्री का काम नहीं है। नहीं, एक क्यों नहीं, एक मिनट प्रधानमंत्री की आस्था नहीं हो सकती। कांग्रेस का संजीव कौशिक, प्रधानमंत्री की आस्था नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, घंटा बजाने, प्रधानमंत्री की आस्था नहीं हो सकती। आस्था होना अलग बात है। एक सेकंड पलक जी, एक सेकंड। सनातन, आप अगर असली सनातनी है ना पलक जी, सुनिए मेरी बात, बहुत देर से आप कह रही है ना हम असली सनातनी हैं। सनातन को ना सिर माथे पे रखा जाता है, उससे दूरी नहीं बनाई जाती है। सनातन को अपने साथ लेकर चला जाता है, उससे खुद को छिटका हुआ नहीं रखा जाता है। उससे आपकी इमेज डेंट नहीं होगी अगर आप सनातन को साथ लेकर चलते हैं। मंदिर का घंटा बजाना कोई ओछा काम नहीं है कौशिक साहब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और पलक जी, सनातन को अपने साथ लेकर चलने के लिए भी ना जिगर चाहिए होता है, अगर आप असली सनातनी हैं तो। यदि आपने सवाल पूछा तो सवाल सुनने की हिम्मत भी रखी। अभी आप पूछ रही थी, नहीं, मैं जवाब सुनूंगी, मैं जवाब सुनूंगी संजीव कौशिक जी। और अगर आप बोलेंगे कि मंदिर में घंटा बजाने का काम नहीं है प्रधानमंत्री का, तो पहली बात तो मंदिर का घंटा बजाना कोई ओछा काम नहीं है, और दूसरी बात प्रधानमंत्री की भी आस्था हो सकती है। प्रधानमंत्री की भी आस्था हो सकती है। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। कॉलेजेस बढ़ाना, देश की विरासत से दिक्कत है, संस्कृति से दिक्कत है। सब कोई बोलेगा। कहाँ लिखा गया, कहाँ कोर्ट की, मैं आपको कोर्ट करके बता रहा हूँ, पढ़कर सुना रहा हूँ। कारगिल साहब थे उनके मंत्रालय में नेहरू जी के, उन्होंने लिखा कि मेरे को नेहरू जी ने आदेश दिया, लिखित आदेश दिया कि मस्जिदों की चिंता करो। लिखा मस्जिद और दरगाहों की मरम्मत के ऊपर सरकारी खर्चा करो, ये मुझे आदेश दिया, मैंने उसका विरोध किया। ये उनकी किताब में, उनकी किताब है गवर्नमेंट फॉर्म्स इनसाइड, गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइड, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो वो दिखता है कि आपका कितना प्रेम है सनातन के प्रति, आपके नेताओं का कितना प्रेम है सनातन के प्रति। तभी तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, तभी तो सोमनाथ का विरोध करते रहे, तभी तो राम सेतु को लेकर प्रश्न उठाते रहे। देते हैं, हमारे परिवार ने भी दिया है। वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। ठीक है। वो सरकारी काम नहीं है। सरकार का काम है बच्चे जो बैठे हैं उनको पढ़ाई करवाना, उनका भविष्य विकास का सुनिश्चित काम है, करना, विकास उनका की भविष्य सरकार अच्छा करती है। बनाना। विकास और विरासत दोनों से देश चलता है, सिर्फ विकास से नहीं, विरासत को भी संभालना भारत का काम है, भारत की सरकार का काम है। आपने देश की विरासत को संभाला नहीं, आप देश की विरासत को खंडित करते रहे। ये सब काम होता है सरकार का, और यहाँ पर तो मुद्दे ही भटकाए जा रहे हैं। और अगर कह रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम पे पेट्रोल की कमी है, सोना खरीदना बंद कर दो, ये सब अगर बात लेकर आ रहे हैं तो वो भी नीदरलैंड 15 तारीख को जा रहे हैं। 30 सेकंड राहुल गांधी से पूछो तो बार-बार प्रदेश में घूमकर वियतनाम जाता, कंबोडिया जाता है, ओमान जाता है, किसके जाता है?
कि वो विदेश क्यों गए हैं, किस मुद्दे के लिए गए हैं, वो ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो आज देश हमारे के लिए जाते प्रधानमंत्री हैं। केवल मन की बात भारत करते के हैं। अब विदेश तरक्की के दौरों लिए पर नहीं जाते हैं, भारत के पलक जी। संबंध अच्छे करने के लिए जाते पलक हैं। जी, कोई विदेश निजी दौरों पर ट्रिप नहीं नहीं जाए तो जाते। बहुत जैसे अच्छा है। राजीव वेद गांधी मूर्ति ने जी 30 अड्डापाड़ी सेकंड्स के आपका बाद क्लोजिंग को कमेंट ले रही हूँ था। सर, सरकारी क्योंकि हाईवे के तस्वीरें ऊपर। आने लगी हैं वडोदरा से, फिर मुझे उनकी तरफ जाना होगा। पलक जी आपको रोक रही हूँ, सिंह साहब आपको भी। वेद मूर्ति जी 30 सेकंड। फायदा हो। वेद मूर्ति जी 30 जी, सेकंड पूर्णिमा जी, सर। देखिए, सोमनाथ को बार बार लुटेरों के द्वारा लूटा गया, 17 बार जो है उसके ऊपर आक्रमण हुआ। उसके बाद आज कई 100 वर्षों के बाद यह गौरव का क्षण हम सबके बीच में आया है। हम सभी साधु संत जो लोग हैं, आज इस दृश्य को देख करके सभी लोग आनंद चित्त हैं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब त्रिपुंड धारण करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं, जब रुद्राभिषेक करते हैं, ठीक है। तो उससे 100 करोड़ जो हमारे सनातनी हैं वो उससे गौरवान्वित होते हैं और वह भी अपने जीवन में उतारते हैं। तो यह जो है, ठीक है। यह क्षण हम सबके लिए गौरव रुद्र का जी, क्षण है। 20 परंतु ये बस आपको सरकार दूंगी का और काम खत्म नहीं कर है। 20 अब सेकंड। गुजरात चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा लेकर आ गए अभी। ठीक है रुद्र जी, देखिए 20 सेकंड। बस एक मेरा 10 सेकंड का एक कमेंट है कि अगर प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विकास करना है तो प्रधानमंत्री का काम ये भी नहीं था कि हज यात्रा पर भेजना, जैसा आपने कहा। प्रधानमंत्री का काम ये भी नहीं था कि दिल्ली जैसे जगहों में 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज को 1 रुपया पर एकड़ पर एनम के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी को देना है। 1 रुपया पर एकड़ पर एनम। देखिए, दिल्ली जैसी जगह में जहां अरबों रुपए की संपत्ति, उसको 1 रुपया पर एकड़ पर एनम के हिसाब से काम प्रधानमंत्री का देना ये नहीं था। तो ये इस बात को तय करना पड़ेगा कि आप देश की हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं या कहीं और की राजनीति करना चाहते ठीक हैं। है। और जो कौशिक साहब भी कह रहे थे और पलक जी भी कह रही थी, यहाँ से जाने के बाद आज अगर थोड़ा सा समय मिले, पलक जी, यहाँ से जाने के बाद अगर थोड़ा सा समय मिले तो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ मैडम सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये किताब पढ़िएगा और उसमें आपको उन सारे लेटर्स की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जिससे आप सबूत आधारित आप और कौशिक साहब दोनों कह रहे थे कि जरा बताइए कि ये कहां पर लिखा है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, सरकार का धर्म ओके मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है।